कौन आया? ब्रिमित लेचा आप रोज़ नहीं आते, ऐसा क्यों भाई? आपकी क्लासेस बहुत रैंडम होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपना आज। आपकी क्लास है क्या 7 बजे से? कोई बता दो मुझे। सर मुझे तो काम है बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। क्यों सोशनेम, कोई क्लास है 7 बजे से? नहीं सर, आई डोंट थिंक, क्योंकि हम लोग का मैथ्स क्लास हो गया है। हो गया है? चलो मैं सोच रहा हूँ इसको बायो का जितना पोर्शन है थोड़ा बचा जो है वो ख़त्म कर दें, और बाकी कुछ वन लाइनर हैं डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हाईलाइटेड हैं फ्रॉम द येलो आर पी वाई क्यू ओनली, सो दैट यू कैन ईजिली गो थ्रू देम और उसको समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे। सो आज इसकी लास्ट क्लास रखते हैं। सो बस थोड़ा सा रीडिंग करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्या बात किया था? लास्ट क्लास में मैंने बात किया था बेसिकली अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आर्टरीज का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड को हार्ट से लेके जा रही हैं, और वेन्स का मतलब क्या हो गया, जो हार्ट तक लेके आ रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल द आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। मैंने बताया था कि द आर्टरीज आर मोर थिक, ज़्यादा थिक होती हैं क्योंकि वो हाई प्रेशर पर जाती है, इसलिए हाई प्रेशर पर थिकनेस ज़रूरी है। वेन्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वेन्स तो पतली होंगी। रेस्ट आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, ये हो गया। और जो आर्टरी उसको आपकी किडनी को ब्लड देती है तो वो रीनल आर्टरी होती है, रीनल। उसके बारे में भी आगे शायद आएगा या पीछे आ चुका होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो वेन्स होती है ना, उनमें क्या हो सकता है, उनमें वॉल्व होता है। यहाँ पे लिखा है ये सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं? तो वेन्स क्या कर रही हैं? वेन्स जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हार्ट है, सो इफ दिस इज द हार्ट, सो वेन्स आर टेकिंग द ब्लड, है ना, बैक टू द हार्ट। So when they are from, let's say for example from the leg to the heart, if the blood is reaching, so it is going against the gravity, तो वो नीचे भी जा सकता है ना। so to avoid the back flow of the blood, ठीक है, तो उसके लिए वॉल्व्स लगे होते हैं। वॉल्व्स हेल्प्स इन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है ना। फिर बात करते हैं एलम के बारे में। बात किया था, एलम का भी यूज़ के बताया था मैंने। उसके बाद कोगुलेशन के लिए हेल्प करता है। कोगुलेशन का मतलब क्लॉटिंग के लिए। क्लॉटिंग के लिए विटामिन के का इस्तेमाल मैंने बताया था। विटामिन के बारे में बात कर चुके थे। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन बताया था, और विटामिन ई स्टेरिलिटी के लिए बताया था, है ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए। वेटलैंड्स और मैनग्रोव्स के बारे में ये दो पिक्चर्स हैं, इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, वेटलैंड्स नोन एज द किडनी ऑफ द अर्थ, और मैनग्रोव्स को बोलते हैं हम लोग बेसिकली द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। बाकी मैंने बात किया था कि कैमल और कैंगरू के बारे में बात किया था कि उसका जो फेसेस होता है, यानी कि जो उसका जो एक्सक्रीटा होता है, इट इज़ वेरी थिक और बहुत सॉलिड स्टेट में होता है। तो वाई द एक्सक्रीटा ऑफ दीज टू मेमल्स आर वेरी इन द वेरी सॉलिड स्टेट? बिकॉज सॉलिड स्टेट में होता है, उससे क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होने की वजह से, बिकॉज सो दैट दे कैन कंजर्व द वाटर, वाटर को कंजर्व कर सके, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके। हमारे बॉडी में भी जो हमारा एक्सक्रीटा होता है उसका मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन, लास्ट स्टेज में जो अब्जॉर्प्शन होगा विल बी ऑफ द वाटर ओनली। सो वो होता है हमारा कहाँ पर, लॉन्ग इंटेस्टाइन में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में उसका अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए उनका जो यूरिन होता है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो एक्सक्रीटा की बात करें तो एक्सक्रीटा जो होता है एक्सक्रीटा में क्या क्या निकल सकता है? अमोनिया निकल सकता है, सो अमोनिया कुड बी देयर, यूरिया, यूरिक एसिड, सो दीज थिंग्स कुड बी देयर। ठीक है ना। और सम नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी देयर इन दी एक्सक्रीटा। सो एक्सक्रीटा में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं कहाँ पर? एनिमल्स में होते हैं। अमोनिया जो होती है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक जो होती है, एंड विच इज रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेयर एज द यूरिक एसिड बीइंग लीस्ट टॉक्सिक, रिमूवल will become minimum loss of water। कहने का मतलब क्या है? if something which is very much toxic will require more water for the removal, if something which is less toxic will require less amount of the water। ठीक है ना। तो ओवरऑल वाटर अब्जॉर्प्शन और इसके सारे में चीज़ों में, अब यहाँ से मैं भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है कि अमोनिया किस में निकलेगी? अमोनिया उसमें निकलेगी जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी इनके पास बहुत ज़्यादा है, यानी कि कैमल और कंगारू में नहीं निकलेगा, उसमें यूरिक एसिड या यूरिया निकलेगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को बात कर सकते हैं। ठीक। द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीटिंग द अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनियोटेलिज्म। अमोनियोटेलिज्म बोलते हैं। अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल, इजली सॉल्युबल होता है, एंड इज एक्सक्रीटेड। किडनी डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रिमूवल में इसका रोल प्ले नहीं करती है। रेस्ट किडनी के बारे में बताया था। किडनी क्या करती है हमारी? किडनी कोई भी जो टॉक्सिक आइटम है हमारी बॉडी का, उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगी, लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगी।
ठीक है। जैसे अमोनिया है, जैसे तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देगी, अगर अमोनिया का कोई भी अमाउंट है तो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरह से हम बात करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, ठीक है ना, इज प्रोडक्शन ऑफ द लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द यूरिया एंड द यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। क्या लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, जो भी टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल में, जो ज़मीन में रह रहा है, उसके पास पानी की कमी है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा किसका, यूरिया का या यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। जैसे मैंने बताया अभी, अमोनिया का वो करेंगे जो क्या है, जिसके पास पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। पर जो टेरेस्ट्रियल है, जैसे कैंगरू हो गया, कुछ भी हो गया, वट एवर, सो दे विल प्रोड्यूस व्हाट, दे विल इधर प्रोड्यूस यूरिया और यूरिक एसिड बिकॉज इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एक्सक्रीटा। ठीक है ना। अमोनिया इज प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ इनटू द यूरिया इन द लिवर एंड अदर एनिमल्स। यूरिया इज द मोस्ट यूरिया इज द नॉन टॉक्सिक कंपाउंड मेड ऑफ द टॉक्सिक अमोनिया एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। वही बात लिखी जो मैंने बताया था, ये PYQ क्योंकि येलो में हाईलाइटेड है। क्या है, यूरिया अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया के रिमूवल के लिए यू नीड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ द वाटर एंड लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि लिवर का काम ही है कि जो भी मोस्ट टॉक्सिक अमाउंट सब्सटेंस है उसको लेस टॉक्सिक या लीस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट करना। दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ द लिवर। ठीक है ना, ओनली मेन फंक्शन ऑफ द किडनी आर सप्लाइड विद द रीनल आर्टरी। ये मैंने बताया था, अभी देखो बताया आपको कि किडनी मोस्टली आर्टरीज है हमारे पास, हमें पता है उसका फंक्शन पता है, सारी चीज़ें पता है, बट नॉट इट्स टाइम अबाउट द रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी इज द आर्टरी विच इज प्रेजेंट इन द किडनी। ठीक है ना, तो रीनल आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी। क्लियर। बाकी ये कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ पता होगा, यूरेथा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, ओके। किडनी ये नेफ्रॉन, हाँ नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे। नेफ्रॉन क्या रहता है, नेफ्रॉन वॉज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है ये, विच इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, इट इज द नेफ्रॉन। यूरिन का फॉर्मेशन होता है बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ऑन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। ये डेटा मैंने पहले बताया था, 1100 से 1200 ml जो फिल्टर्ड ब्लड है वो पर मिनट जाता है किडनी से। ठीक है ना। और पूरा जो हमारे बॉडी में ब्लड है, कितना 5 लीटर ब्लड है, 5-6 लीटर, वो पूरा ब्लड 1 मिनट के अंदर पूरा हार्ट पंप कर देता है। तो ये पता होना चाहिए। अमाउंट ऑफ द फिल्टर्ड अमाउंट विच इज़ किडनी पर मिनट जो निकलता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, GFR, यानी कि ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। तो एक हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है उसका ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो 125 ml पर मिनट होता है। दैट इज द 180 लीटर्स पर डे। फिर से समझ लो इसको, अमाउंट ऑफ द फिल्टर्ड फॉर्म ऑफ द किडनी पर मिनट, यानी कि कितना अमाउंट जो वाटर का जो है किडनी फिल्टर कर देती है, उस तरह से अगर बात की जाए तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है। नॉर्मल एक इंसान में कितना होता है, 125 ml पर मिनट, पर डे कितना कर देगा, 180 लीटर पर डे। ठीक है, ये आंसर समझ गई। फिल्टर्ड ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनी बाय द रीनल वेन्स। तो रीनल आर्टरी क्या कर रही थी, वो रीनल आर्टरी लेके जा रही थी ब्लड को किडनी के अंदर। ठीक है, और निकल कौन रहा है, निकल कहाँ से रहा है, रीनल वेन्स की तरफ, क्योंकि वेन्स का काम है जो भी गंदा ब्लड है उसको बाहर निकालना। ठीक है, सब वन लाइनर है, हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे खाली। पेल येलो कलर जो होता है, देखिए हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। और ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपका जो यूरिन है वो येलो नहीं होने पाए। सबसे पहले बात करते हैं वाई द यूरिन इज येलो ऑफ येलो कलर। सो यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम। तो यूरिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम। इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, व्हाट विल हैपन, योर यूरिन विल बिकम मोर डार्क येलो, यानी कि जो येलो कलर होगा वो और ज़्यादा होने लगेगा। तो ट्राई टू इंश्योर दैट योर यूरिन शुड नॉट बी वेरी मच येलो। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, सो व्हाट यू विल डू, ड्रिंक इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पर्याप्त पानी का आपको सेवन करना है। तो आपको अगर कितना पानी पीना है, इफ़ एनीवन आस्क यू हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक, सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन द कलर ऑफ योर यूरिन, है ना, इन द लाइटर टोन। तो बस उतना ही करना है आपको। ठीक है, ओवरऑल। और बाकी मैंने बताया था कि जो यूरिन होता है उसमें 96% क्या, 91% क्या हो गया, पानी हो गया, 96%, बाकी क्या होगा, थोड़ा बहुत यूरिया हो गया। तो मोस्टली क्या होता है, पानी ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज एंड द कीटोन बॉडीज इन द यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी की ब्लड में, अगर किसी की बॉडी में जो इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली जो उसका ग्लूकोज लेवल होगा वो बढ़ेगा, बॉडी पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, और वो ब्लड शुगर लेवल एज इट इज़
वो कहाँ पे आ जाता है, क्योंकि बिकॉज द इंसुलिन इज नॉट वर्किंग ऑन इट, तो वो डायरेक्टली आपके यूरिन के थ्रू पास होता है। ठीक है, तो अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज, अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो ज़्यादा है, या कीटोन बॉडीज़ का जो परसेंटेज वो ज़्यादा है, तो वो डायबिटीज़ की तरफ इंडिकेट करता है। तो ये पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा, इन सम केसेस दो एक्सेस वेस्ट होता है क्रिस्टल्स में एज द किडनी स्टोन्स, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सेस वेस्ट होता है वो निकल नहीं पाता, वो किडनी स्टोन के फॉर्म में जम जाता है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन ये आएगा रिगार्डिंग दी कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जो किडनी होती है, जिसको हम लोग स्टोन्स भी बोलते थे खाली, कि पत्थर पड़ गए, स्टोन पड़ गए पेट पे, तो वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट। सो द किडनीज आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट। यूरिया इट इज फॉर्म्ड इन द लिवर बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है ना, इन द किडनी बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी कि जो यूरिया होती है वो लिवर में फॉर्म होती है, ठीक है ना, और उसके बाद सेपरेट कैसे होती है ब्लड से, बाय द किडनी, ठीक, बाय द किडनी विद द प्रोसेस ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कई लोगों का क्या होता है, कई लोगों की किडनी खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं विच इज नोन एज द डायलिसिस। तो डायलिसिस में भी यही होता है कि पूरा जो ब्लड होता है वो उसको पूरा प्योर करता है, हर बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो लिखा भी हुआ द प्रोसेस ऑफ द प्योरीफाइंग द ब्लड इन द बॉडी इज नोन एज द डायलिसिस। तो ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग वी आर कॉलिंग इट एज दी डायलिसिस। ठीक है ना। स्किन जो है, स्किन क्या है, इट इज़ दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो भी ऑर्गन्स अपनी बॉडी से किसी भी चीज़ को बाहर निकालें, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो स्किन भी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ से जो परस्पिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, सॉल्ट होता है, सारी चीज़ें निकलती है। और जो स्वेटिंग होती है वो क्या करती है, स्वेटिंग ओवरऑल मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होती है। तो ये भी ओवरऑल थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। और बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप धीरे धीरे, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताऊंगा खाली यहाँ पर, बाकी आज क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है, लैक्टिक एसिड। तो ये थोड़ा याद रखना है कि बहुत ज़्यादा मसल मूवमेंट करोगे, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, दैट विल लीड्स टू द पेन, ठीक है, दैट विल लीड्स टू द पेन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बाकी अगर आपको अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, व्हाट यू विल कंज्यूम दी गुड अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स। सो minerals required for the muscles construction, for example the calcium, iron, sodium, magnesium and potassium. So these are the minerals that required for the muscles contraction या muscles के overall formation के लिए हमें चाहिए। प्लस muscles के formation के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इज द प्रोटीन, ठीक है ना। स्केलेटल सिस्टम में बात किया जाए तो स्केलेटल सिस्टम में जैसे अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो स्केल्स इन द फिश एंड द रेप्टाइल्स, तो जो फिशेज और रेप्टाइल्स होते हैं उसमें स्केल्स होते हैं। स्केल्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्नेक को, तो स्नेक के ऊपर क्या होती है, लेयरिंग होती है ना, छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी लेयरिंग्स होती है। और मे बी यू हैव सीन दी पैंगोलिन विच रोल्स इटसेल्फ, तो उसमें क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं छोटे छोटे। तो फिशेस और रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, बर्ड्स में क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। एंड आई टोल्ड यू देयर, बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में फेदर के साथ साथ मैंने बताया था कि दे आर न्यूमेटोफोर्स। जो बर्ड्स होते हैं, द बर्ड्स आर न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स का मतलब क्या होता है कि उनकी जो पूरी बॉडी में क्या होता है, कैविटी होती है, उसमें एयर भरी होती है, उसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे हेयर, नेल होते हैं, हॉर्स होते हैं, ये भी सब ये किससे बने होते हैं, वैसे ये बने होते हैं केराटिन से। इसके बारे में बात किया, केराटिन के बारे में, ठीक है, केराटिन के बारे में बात किया था। ऑल दिस मेल ऑफ द अल्फा केराटिन प्रोटीन लिखा हुआ है। और हमारे में क्या होता है, बेसिकली बोन्स होती हैं, यानी कि जो हमारे मतलब कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें बोन्स होती हैं, ठीक है। बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, हॉलो बोन्स होती है बेसिकली। ये हॉलो बोन्स का मतलब क्या होता है, पूरी सॉलिड नहीं होती है, अंदर से हॉलो होती है बेसिकली। स्केलेटन सिस्टम जो क्या आता है, हमारी बॉडी में भी है, फेस में भी है, और ये क्या करता है, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और बाकी मैंने बताया था कि जो ब्लबर है, ठीक है ना, ब्लबर क्या होता है, थिक फैट। लिपिड को भी फैट बोल लेते हैं, ठीक है। एडिपोज को भी क्या बोल रहे थे, एडिपोज इज ऑल्सो नोन एज द फैट। ये सारा फैट ही है, एवरीथिंग इज फैट, ठीक है ना। सो ब्लबर इज व्हाट, ब्लबर इज वेरी थिक फैट, जो कि वेल्स में, फिशेज में, बड़ी बड़ी फिशेज में मिलता है, तो वो उनके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारे लिए बॉडी में क्या है, बोन्स है हमारे पास, ठीक है। तो बोन्स क्या है, बोन्स सर्व्स एज द फैट स्टोरेज, ब्लड प्रोटेक्शन, साइट्स भी हैं, सब हेल्प करते हैं। येलो बोन मैरो और एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रेड बोन मैरो भी है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू को हम बॉडी फैट की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज इट इज़ अ टाइप ऑफ बेसिकली द बॉडी मसल, ठीक है। इससे बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी जो नाक है, नोज़ देखो मूव करती है ना,
सो ये नोज मूव करती है, इट इज़ मेड ऑफ द कार्टिलेज। और फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ओवरऑल ये बोन है कौन सी, जो आपकी ईयर बोन है, ठीक है, स्टेपीज इसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है, तो ये कार्टिलेज की बने, आपके बोन्स कार्टिलेज की बने। तो ये क्या है, इट इज़ अ सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज, इट इज़ अ सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज आप शायद अपने नॉलेज खाते हो तो खाया होगा, ठीक है, तो कार्टिलेज हो गया। तो कार्टिलेज क्या हो गया, सेमी कनेक्टिव रिजिड टिश्यूज है जो मूव करता है। नोज से के एग्जाम्पल से आप कार्टिलेज को समझ सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर जो समझना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वन थिंग इज द लिगामेंट एंड सेकंड इज द टेंडन। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट होता है बोन टू बोन। इफ एनीथिंग विच इज कनेक्टिंग द बोन टू बोन इज नोन एज द लिगामेंट। सो लिगामेंट इज समथिंग विच कनेक्ट द बोन टू बोन, दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करना। फॉर एग्जाम्पल योर नी बोन और ये एल्बो बोन, ये एल्बो बोन कनेक्टेड है ना, सो दिस एल्बो बोन इज कनेक्टेड विद द लिगामेंट, विद द लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट्स क्या होते हैं, दे हेल्प और दे वर्क एज अ लुब्रिकेंट, यू कैन से सो। तो लुब्रिकेंट्स कैसे काम करते हैं, तो लिगामेंट्स दे कनेक्ट द बोन टू बोन। एंड नेक्स्ट इज द टेंडन। तो टेंडन क्या करते हैं, टेंडन जो है वो बोन टू मसल को कनेक्ट करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, लिगामेंट, लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन्स बोन टू मसल, ठीक है, ओके। या कुछ भी याद कर लो, जैसे बी बी है तो याद कर लो कि बड़ा एल लार्ज एल कब बनेगा, जब दो बी साथ में आ जाएंगे, टू बी विल कम टुगेदर मेक्स द लार्ज एल, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और बाकी ये तो फिर लास्ट में बच जाएगा, तो उसको याद ही कर सकते हैं। तो लिगामेंट्स दे कनेक्ट द बोन टू बोन, टेंडन्स दे कनेक्ट द मसल टू बोन। ओवरऑल अगर बात किया जाए कि हमारे फेस में कितने मसल्स होती है, फेस में हमारे 14 मसल्स होती हैं। ओवरऑल जो बॉडी में कितनी हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ हैं। कहाँ लिखा है, कहीं लिखा होगा यहाँ पे, बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं हमारे टोटल, ठीक है ना। और उसके बाद ह्यूमंस की स्कल में कितनी है, स्कल में हमारे 28 बोन्स हैं, ठीक है। ईयर में कितनी है, ईयर में 6 बोन्स हैं। ईयर में फिर से याद करो, फेस में है 14, ठीक है ना, और स्कल, ये पूरा स्कल है, ये फेस है, स्कल में पूरा आ जाता है, पूरा होल कंप्लीट। स्कल में 28 हो गई, ईयर में 6 हैं, ईयर में कितने 6 हैं, ठीक है, 3 के हिसाब से 3 इधर 3 इधर 6 हो गए हमारी टोटल, ठीक। मिलिकस, इनकस और स्टेपीज, ये 3 बोन्स होती हैं। स्टेपीज जो होती है, स्टेपीज इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन, स्टेपीज जो होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन होती है, फेशियल हेयर की बोन हो गई, तो हमारी 206 बोन टोटल होती है, ठीक है। और 306 या 302 लगभग जो होती है, जो इन्फेंट होते हैं उसमें होती है। इन्फेंट में बाकी जो बोन्स होती हैं बाद में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेपीज जो है, स्टेपीज इट इज द स्मॉलेस्ट बोन, दिस क्वेश्चन कैन कम, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर, फीमर। तो फीमर इज दी लॉन्गेस्ट बोन, इसको बोलते हैं थाई बोन भी होती है, यानी कि जो हमारी थाई होती है, ठीक, यानी कि जो पैर की, फॉर एग्जाम्पल पैर का जो ऊपर का पोर्शन होता है थाई, ठीक है, तो थाई बोन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर बात करते हैं जो हमारी रिप केस होती है, इसको बोलते हैं पूरा, दिस इज द रिप केस, ठीक है ना, ये पूरा हो गया रिप केस, ठीक है। जैसे मैंने आपको भ्रमित लेक्चर आफ्टर मीटिंग, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टर्नम, ठीक है, ये पूरी रिप्स हो गई। ये जो होता है ना बीच में, इसको बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज दी वर्टिबल कॉलम, ठीक है, दिस इज द वर्टिबल कॉलम, ठीक। ऊपर की अगर बात किया जाए तो ऊपर के टोटल हमारी टोटल जो है वो 12 रेप्स हैं। टोटल कितनी रेप्स हैं, टोटल 12 रेप्स हैं, पसलियाँ जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। ऊपर की जो 7 होती हैं उसको बोलते हैं ट्रू रिप्स, ऊपर की जो 7 है दीज आर द ट्रू रिप्स। उसके बाद आ जाएंगी फॉल्स रिप्स, ये 10 तक आएंगी। 11वीं और 12वीं, ठीक है ना, 11th और 12th, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। वाई द फ्लोटिंग रिप्स, क्योंकि ये फ्लोट करती रहती हैं, ये जमी नहीं हुई नहीं, देखो यहाँ पे देखो लिखा है, ये क्या है, ये फ्लोट कर रही है, देखो ये भी फ्लोट कर रही है, तो फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है। स्टर्नम जो है, स्टर्नम, ये जो स्टर्नम है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, ठीक है। ये हो गया हमारी ब्रेस्ट बोन। बाकी कितनी बोन्स है, टोटल 12 पेयर्स ऑफ द बोन्स है, यानी कि 24 बोन्स है, 12 पेयर ऑफ बोन्स है। लास्ट के 11-12 जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है। और 1 से 7 तक क्या है, 1 से 7 तक ट्रू रिप्स है, उसके बाद क्या है फॉल्स रिप्स, ठीक है। फीमर लोगों को बताया, फीमर जो है हमारी थाई बोन जो है, इसको बोलते हैं इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की थाई बोन या फीमर बोन है। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी हो गई, स्टेपीज बोन, स्टेपीज बोन। और बाकी मैंने बताया था कि क्लेविकल बोन या कॉलर बोन इसको बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। कॉलर बोन, ये जो बोन होती है, ये वाली बोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्यूटी बोन। कॉलर बोन इज ऑल्सो नोन एज द ब्यूटी बोन। फिर कुछ जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द साइनोवियल जॉइंट्स। सो मोस्ट कॉमन जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है ना, जिसमें एसेंशियल एक्टिविटी वॉकिंग, रनिंग और ये गैस्पिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। यानी कि हमारी बॉडी में सबसे जो कॉमन जॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द पिवट जॉइंट,
ठीक है ना। पिवट जॉइंट ये जो यहाँ पर है, ठीक है ना। हिंज जॉइंट हो गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो यहाँ पर है हमारा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जॉइंट पेल्वियन जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है ना, साइनोवियल जॉइंट्स। फिर बात करते हैं अर्थराइटिस क्या होता है। बेसिकली जो पेन होता है ना, द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट इज नोन एज द अर्थराइटिस। उसी तरह इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन इज नोन एज मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कार्टिलेज वेयरिंग, कार्टिलेज के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ठीक है, न्यूरल कंट्रोल सिस्टम या नर्व्स के बारे में बात किया जाए तो नर्व्स के बारे में मैंने बताया था कि नर्व्स दे आर द लीस्ट रीजनरेटिव सेल्स। नर्व्स जो होते हैं दे आर द लीस्ट रीजनरेटिव सेल, यानी कि अगर कहीं किसी के नर्व्स खराब हो गए, कोई नर्व सेल्स खराब हो गए तो वो लीस्ट रीजनरेट करेंगे, दोबारा जनरेट नहीं करेंगे। और देन दे मैंने बताया था पूरा ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। 32 लाइक पूरा इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्टिबल कॉलम, हर एक को बोलते हैं वर्टिब्रा। तो ये सारे बाकी कनेक्टिव है, यानी पूरी बॉडी में जो ट्रांसफर हो रहा है इन्फॉर्मेशन वो किसके थ्रू हो रहा है, न्यूरॉन सिस्टम या न्यूरल सिस्टम के द्वारा। तो इट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जॉइंटली कोऑर्डिनेट ऑल द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो न्यूरल सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए, ऑल द एनिमल एक्सेप्ट द स्पॉन्जेस एंड दी प्लेंजोआ, ठीक है ना, हैव द न्यूरॉन्स। तो मोस्टली सबके पास क्या रहेगा, न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है टोटल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या हो गया कि जो ओवरऑल जो ब्रेन है वो स्पाइन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। इट इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर बात करते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द नर्वस ऑफ द बॉडी, जहाँ पर क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओवरऑल एसोसिएटेड रहता है, बस इतना ही समझना है यहाँ से, ठीक है। और the nerve cells are the longest cells of the body of the humans, तो longest cells of the body of the humans, ठीक है ना। and they are the least regenerative cells, least यानी कि अगर एक बार ये खराब हो गई दोबारा बन नहीं पाएंगी, फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी, एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल, पता ही है हमें सब। कुछ चीज़ों के बारे में दो शब्दों के बारे में यहाँ से पता होना चाहिए। पहला है हमारा सेरिब्रम और दूसरा है सेरिबेलम, ठीक। तो ये दो शब्द है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारी थिंकिंग है, ठीक है, या ओवरऑल जो भी हम सोच रहे हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स विजन है, हियरिंग है, यानी कि जितना थिंकिंग पार्ट है। सो सेरिब्रम इज एसोसिएटेड विद द थिंकिंग पार्ट। सेरिबेलम दिस इज एसोसिएटेड विद द बॉडी मूवमेंट, तो बॉडी के मूवमेंट से कौन सा एसोसिएटेड है, इट इज द सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इट इज एसोसिएटेड विद द बॉडी मूवमेंट या बॉडली मूवमेंट, ठीक है। और ओवरऑल जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो क्या होता है, वो अपने ओवरऑल सेंस में नहीं रहता, तो उसका बॉडी मूवमेंट ठीक नहीं रहता, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या उसका सेरी जो बेलम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, सेरी बेलम उसका जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, सेरी बेलम में देखो 2 L हैं लंबे लंबे, तो 2 L का मतलब उसने 2 बॉटल पी ली, है ना, 2 बॉटल पी ली, एक बॉटल ये पी, एक बॉटल ये पी ली, किसी ने पी ली। अब जब 2 बॉटल पी लोगे तो वो उस इंसान के साथ क्या होगा, उसकी बॉडी ठीक नहीं रहेगी, यानी उसका जो बॉडली मूवमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल है। एक और चीज़ है, वन मोर पार्ट इज देयर, दैट इज दी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर को गवर्न करता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर गवर्न करता है। तो ये बेसिकली हमारे फोर ब्रेन का पार्ट ही है, यानी कि यहाँ कहीं होता है। तो उससे ओवरऑल क्या होता है, इसलिए हम जब आप बहुत ठंड होती है तो हम कस के यहाँ पर क्या करते हैं, पट्टी बांधते हैं, ठीक है, यानी कि हम स्कार्फ लगाते हैं, वॉट एवर जो भी वेयर करते हैं। तो ये पूरा बॉडी टेम्परेचर को गवर्न करता है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी 37 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है वो सेल्सियस में, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉडी टेम्परेचर है। C/5 इज इक्वल टू F - 32/9, ये इसका कन्वर्जन यूनिट है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और -40 डिग्री सेल्सियस पे और केल्विन और फ़ारेनहाइट जो होंगे वो सेम हो जाएंगे, ठीक। देखो यहाँ लिखा हुआ जो सेरिबेलम है ये किसके लिए, मूवमेंट ऑफ द ओवरऑल, जो बॉडी के मूवमेंट के लिए, ओवरऑल बैलेंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और ये चीज़ होता है कि ब्रेन के पास क्या होता है, कोई भी रिसेप्टर नहीं होता,
ठीक है, ब्रेन के पास कोई रिसेप्टर नहीं होता, यानी कि ब्रेन जो होता है उसके पास पेन रिसेप्टर नहीं होता, तो फिर हमें दर्द कैसे महसूस होता है? जो दर्द महसूस होता है वो ब्रेन के अंदर नहीं, ब्रेन के आसपास की जो सेल्स है उसकी वजह से महसूस होता है। ब्रेन के अंदर कोई रिसेप्टर नहीं होता, मतलब क्या कि अगर इफ़ द डॉक्टर इज़ परफॉर्मिंग दी सर्जरी ऑफ द ब्रेन, तो वो अगर चाहें तो वो आपको बिना बेहोश करे, बिना आपको लाइक अनकॉन्शियस किए भी आपकी ब्रेन की सर्जरी कर सकते हैं, बिकॉज द ब्रेन दे डोंट हैव दी रिसेप्टर्स, ब्रेन रिसेप्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। 5 सेंसरी ऑर्गन्स हमारे पास, नोज, ईयर, आई, टंग और स्किन। सो दीज आर दी 5 सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। एंड बेसिकली अगर बात की जाए सेंसर ऑर्गन, जैसे नोज है उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। तो ओवरऑल ये 5 सेंस ऑर्गन्स है, आपको पता होना चाहिए। आई के बारे में बात किया जाए तो आई क्या होता है? ओवरऑल आई का जो एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्केलर, और एंटीरियर लेयर को बोलते हैं कोरोना, ठीक है ना, कोरोना। जैसे कॉर्निया, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद आइरिस क्या होता है? आइरिस विच इज़ विजिबल कलर विच इज़ पोर्ट्रेट द आइस, यानी कि आँख में जो कलर दिख रहा है, ठीक है, जिस कलर का कभी किसी किसी जैसे इसकी ब्राउन है, मतलब ओवरऑल ब्लैक आई है, तो वो किसकी वजह से होगी? वो होगी आइरिस की वजह से। इनर लेयर ऑफ द रेटिना, रेटिना उसमें 3 लेयर होती हैं, उसको बोलते हैं न्यूरल सेल्स होते हैं फ्रॉम इनसाइड दी एंड आउटसाइड, एंड गैंग्लियन सेल एंड बाइपोलर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। और ओवरऑल 2 चीज़ पता होनी चाहिए, जो फोटो रिसेप्टर होते हैं आई के अंदर वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है रॉड शेप और दूसरा होता है कॉन शेप। तो 2 तरह के फोटो रिसेप्टर होते हैं, रॉड शेप और कोन शेप्स, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, जो ईयर है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो ईयर के बारे में सबसे पहले तो पता था हमें कि जो स्टेपीज़ है, ठीक है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ईयर, ये पता हो गया। उसके बाद ईयर में तो पता ही हमें ईयर ड्रम भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एक ये भी बात होती है, जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दी बॉडी बैलेंस। तो इफ़ यू आर मूविंग, तो आपका जो बॉडी का जो बैलेंस है, जो सेंटर ऑफ मास है, उसको कंट्रोल करने में ईयर का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, द क्रिस्टा एंड द मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर apparatus responsible for maintenance of the balance of the body and the posture। तो ओवरऑल जब आप चलते हो तो इस तरह के कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जब घटना चक्र लगाओगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। ये वन लाइनर है, यहाँ से अभी आपको शायद पढ़ने में लग रहा होगा कि काफ़ी अजीब है, ऑब्वियसली है, बट ये सारे क्या है? दीज आर द वन लाइनर्स। तो वहाँ से जब पढ़ेंगे इट विल बी ईजी फॉर यू देन, ठीक है। तो ये क्या है? ओवरऑल जो आपका जो ईयर है वो आपके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ओके, बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता चुका था, ठीक है ना। इंडोक्राइन जो होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड में जो हार्मोन को सीक्रेट कर देते हैं, और ये डायरेक्टली नहीं करते, उनके पास डक्ट्स होते हैं, ठीक। यहाँ पर बात करेंगे 2 ग्लैंड्स के बारे में। फर्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, और पीनियल ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इट इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? ये जो अदर ऑर्गन्स है उसको डायरेक्ट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन दी बोनी कैविटी called the stella tutia in the anterior of the brain, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ larger gland than the pineal gland yet very small compared to the others, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम है क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करती है सोमैटोस्ट्रोपिन, ठीक है, और दी ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरऑल उसका काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपके कि विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। The question will be there, which gland is known as the master gland? So pituitary gland is known as the master gland, which controls the other overall the organs also, ठीक। next, pituitary gland जो होता है, pituitary gland produce the hormone which is known as the somatotropin, STH hormone, और the growth hormone। तो pituitary gland कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट एक और ग्लैंड है विच इज नोन एज द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या है? हमारी बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है ना, उसको ये क्या करता है? उसको ये मेंटेन करता है। एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कौन सा हार्मोन है? जब आप रात में सोते हैं तो ये बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करती है, विच को बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन,
मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, जब आप सोते हो मतलब शाम को रिलीज़ करता है, जैसे अभी अभी कितना बजा है, अभी लगभग 6:30 7 बजा हुआ है, ठीक है। तो अब इस टाइम में आपकी बॉडी में धीरे धीरे मेलाटोनिन हार्मोन की थोड़ी थोड़ी जो अमाउंट है वो रिलीज़ होना शुरू हो गई है। ये इंडिकेट करता है बॉडी को ये कि अब सोने का टाइम हो गया है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द मेलाटोनिन हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट पीनियल ग्लैंड आर ऑल्सो रेगुलेट द सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या होता है, कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे सोना है, ठीक है ना। ओवरऑल दिस इज नोन एज द सर्कैडियन रिदम। मैं इसकी फोटो भी शेयर करूंगा, या आप गूगल कर लेना ना, सर्कैडियन रिदम डालोगे तो कितने बजे आपको उठना चाहिए, कितना बजे सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक प्रोसेस कैसा रहता है बॉडी का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बोलती है सर्कैडियन रिदम के अनुसार, ठीक है। जैसे आपने अगर कभी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है, जैसे आप अमेरिका गए हुए हैं या कहीं और किसी कंट्री में गए हुए हैं, तो होता क्या है कि आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे जेट लैग की। जेट लैग क्या होता है कि अब आपकी जो बॉडी अडेप्टेड है यहाँ के हिसाब से, ठीक है ना। जब आप न्यूयॉर्क या यूके कहीं पर भी जाओगे तो क्या होगा कि वहाँ पर तो अभी दिन चल रहा होगा, अभी तो वहाँ पर सुबह होगी। तो जैसे ही आप गए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से आज बैठे और आप कल वहाँ पर पहुँच गए, आप अमेरिका पहुँच गए, तो वहाँ पर क्या होगा ओवरऑल, अब वहाँ पर तो इस समय सुबह हो गई है, लगभग सुबह के 7 8 बजे होंगे वहाँ पर आपकी जो बॉडी है वो तो अडॉप्टेड है किसके हिसाब से, इस टाइम जोन के हिसाब से। सो डेफिनेटली सो यू गोइंग टू फेस सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, है ना। इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होगी, आपका दिमाग को पता है कि वहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, बट यू विल फेस सम प्रॉब्लम, तो उसी को बोलते हैं क्या, जेट लैग बोलते हैं। तो यानी कि वो आपका सर्कैडियन रिदम जो है वो एडजस्ट नहीं करवा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं एक हार्मोन है विच इज नोन एज दी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है बेसिकली ये क्या है, ये ओवरऑल जो फीमेल्स हैं, ठीक है, तो उसमें ये प्रोड्यूस होता है और बेसिकली ये मिल्क सिक्रेशन में, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और अगर किसी भी एनिमल है, कई बार एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जो प्रोडक्टिविटी होती है, मिल्क की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उसमें आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगवाया जाता है, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड क्या है, पीनियल ग्लैंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड और द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, बात कर चुके हैं। और बाकी ये मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करता है हमारा, है ना, जो कि ये बताता है हमें बॉडी को कि भाई अब रात हो चुकी है, सोने का टाइम हो चुका है, ठीक है। स्लीप को रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड, और हमारे सर्कैडियन रिदम को भी मेंटेन करता है। सर्कैडियन रिदम जो होता है ना बॉडी का, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, बोल सकते हैं आप, बायोलॉजिकल क्लॉक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसको बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं जस्ट बिलो एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, यानी कि ये जो होता है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। आयोडीन कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है, ग्वाइटर। तो आयोडीन की अगर आपको मात्रा अच्छे से नहीं मिल रही है तो आपको डिफिशियंसी ऑफ दी आयोडीन की वजह से क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, या ग्वाइटर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें बता दें, बस इसको फिनिश करते हैं फिर। एक हार्मोन ये भी इंपॉर्टेंट है, दी एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है ना, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। यानी कि जब आप बहुत ऐसा काम करते हो जो बहुत एडवेंचरस है, एक्साइटमेंट भरा हुआ है, इंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा है उसमें, तो आपको एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी कार चलाई है या बाइक चलाई है, जो भी चलाई है, तो आप उसको जो बहुत स्पीड में लेके जाओगे, मतलब फॉर एग्जांपल आप अभी तक टॉप स्पीड 100 गए हो अकेले या किसी के साथ, आपने ड्राइव किया 100, द मोमेंट यू टेक इट एट 120 110, तो आपकी बॉडी से एड्रेनलिन रिलीज होगा उस टाइम पे, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसको बोलते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। या आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग बंजिंग जंप कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा आप कहीं पर, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, तो इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, यानी कि या तो फाइट करो या तो भाग जाओ, ठीक है। एंगर, फियर, डेंजर इस जगह पे निकलता है। इस टाइम आपकी जो हार्ट रेट होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, मैक्सिमम स्टेट में पहुँच जाती है, ठीक है ना। विमेंस में एड्रेनल ग्लैंड जो होता है एंड ओवरी सिक्रीज द टेस्टोस्टेरोन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड इन द मैन टू। यानी कि देखो दो हार्मोन है, सबसे पहले बात करेंगे, एक हो गया हमारा एड्रेनल, ठीक है। तो एड्रेनल जो होता है बेसिकली, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ, तो एड्रेनल के बारे में तो पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज़, एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक। तो ये जो दोनों हैं, टेस्टोस्टेरोन कहाँ निकलता है, मेन में निकलता है। प्रोजेस्टेरोन जो कहाँ निकलता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो वुमेन्स में निकलता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और भी कई सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें भी वो हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेल में बियर्ड आना या उसकी जो वॉइस होती है उसका पिच का भारी होना, तो दीज आर दी, यानी उसका बहुत ज़्यादा मस्कुलर होना, तो दीज आर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वुमेन्स में क्या हो गया, उनकी बॉडी का थोड़ा सा सॉफ्ट होना, ठीक है, या फिर उनकी जो पिच होती है उसका पतला होना, ठीक है, ओवरऑल बॉडी पोस्चर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती हैं।
प्रोजेस्ट्रॉन जो होती है विमेंस का हार्मोन है, ये मेंस का हार्मोन है। पर थोड़ा बहुत जो है, जो अमाउंट है प्रोजेस्ट्रॉन का मेंस में भी रहता है, थोड़ा बहुत तो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन भी रहता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने देखा होगा कई सारी विमेंस हैं, उसका ऑब्वियसली फेशियल हेयर्स भी रहेंगे, थोड़ा बहुत विमेंस में रहते हैं फेशियल हेयर्स भी रहते हैं, सो वो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। या कई सारे मेंस हैं उसमें फेशियल हेयर अच्छे से नहीं आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन। तो कुछ अमाउंट वहाँ पर भी रहता है। पैनक्रियाटिक जूस तो बताया था, पैनक्रियास जो होता है उसको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों बोलते हैं, है ना। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस निकालता है पैनक्रियास। टेस्टीज, है ना, टेस्टीज क्या, टेस्टीज जो होती है बेसिकली, है ना, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन द ह्यूमंस, ठीक है ना, मेल में रहता है, ठीक है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड है। और ओवरऑल क्या होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टीज होती है, यानी कि 2 टेस्टीज होती हैं। और ओवरऑल जो होता है टेस्टीज का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, जब जो स्पर्म या सीमेन का जो फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एट दैट टाइम इट नीड्स सम मॉडरेट टेम्परेचर। पर बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, इसलिए उसका जो टेस्टीज की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, बॉडी से बाहर होती है, ठीक है। तो ओवरऑल बाकी जब हम लोग बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्शन में, तब मैंने बताया था ओवरऑल जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आईवीएफ के बारे में बताया था कि अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है तो देन फिर उसके बाद आईवीएफ से जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, वो टेस्ट ट्यूब में कर लेंगे, उसके बाद उसको इंसर्ट कर देंगे उसमें। और देन बात किया था माइट्रोकॉन्ड्रिया या 3 पैरेंट बेबी के बारे में। तो बात किया था कि अगर माँ के माइट्रोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम है तो हम माइट्रोकॉन्ड्रिया किसी दूसरी लेडी का ले लेंगे, स्पर्म मेल का रहेगा, और एग भी हम किसी दूसरी का बेड लेडी का ले लेंगे, और बाकी फिर उसको बाद इंसर्ट कर देंगे उसको अच्छे से करने के बाद, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, दिस इज नोन एज दी माइट्रोकॉन्ड्रिया या 3 पैरेंट बेबी। वहाँ पर बताया था माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी पाया जाता है। तो ओवरी के बारे में बताइए, ओवरी जैसे वहाँ पर हमने बात की टेस्टिस के बारे में फीमेल रिप्रोडक्शन में, तो ओवरी जो है इट इज़ दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वहाँ पर 2 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन जो है इट इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है ना। और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ द एक्शन सच एज द ग्रोथ, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। मेनोपॉज क्या होता है, बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है बेसिकली एट अ पर्टिकुलर सर्टेन एज, ठीक है, जो उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसमें क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक श्रिंक आ जाता है, यानी कि वो कम हो जाती है। सो दैट हैपन नियर अबाउट द 40 और 45 करके वो हो जाता है। बट मेल्स में ऐसा कोई ऐसा खास एज नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन देयर ओवरऑल हेल्थ एंड ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है ना। बट इन द केस ऑफ द वुमेन देयर इज अ बायोलॉजिकल बैरियर, है ना, दैट इज नोन एज द मेनोपॉज, ठीक। उस टाइम पे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन है और जो प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन है, यानी कि जो ओवरऑल जो फीमेल के जो ग्रोथ हार्मोन थे, सेक्सुअल ग्रोथ हार्मोन थे, ठीक है ना, उसका जो होता है वो फॉर्मेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्लेसेंटा, पता ही है ओवरऑल जो बेबी से जो भी न्यूट्रिशन जाता है चाइल्ड को, मतलब माँ से जो बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है वो इम्यूनिकल कॉर्ड के थ्रू जाता है, ठीक है। इसी अगर इम्यूनिकल कॉर्ड को हम कट कर लेंगे तो स्टेम सेल हम निकाल लेंगे वहाँ से, जो कि नेक्स्ट अगर हम कभी किसी बेबी का या बच्चे का कुछ भी ऑर्गन खराब हो गया तो हम उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं इम्यूनिकल कॉर्ड से, ठीक है, प्लेसेंटा से इसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। किडनी का फंक्शन पता ही है मैं, अच्छा ये देखो थोड़ा सा ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सोशल इंसेक्ट किसको कहते हैं, बीज को, आंट्स को, माइट्स को क्या बोलते हैं, सोशल इंसेक्ट बोलते हैं, यानी कि जो हमारे आसपास रहते हैं। ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं फेरोमोन्स, दैट हेल्प्स इन द एक्यूमुलेट एट द पर्टिकुलर प्लेस। आपने देखा होगा कहीं पर बीज होती हैं, आंट्स होती हैं, माइट्स होते हैं, वो एक जगह पे बहुत सारे आ जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं, तो ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है दिस फेरोमोन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से वो एक जगह पे बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में तो बात कर चुके थे हम लोग ना, कि मेल्स में क्या और फीमेल्स में पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, उनके गैमीट का फ्यूजन होगा, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, है ना, ये बात कर चुके थे। विविपेरस क्या होते हैं, जो बच्चे देते हैं उसको विविपेरस देते हैं, जैसे मैमल्स जो हैं वो बच्चे देते हैं उसको विविपेरस बोल दिया। नेक्स्ट इज दी ओविपेरस, ओविपेरस जो अंडे देते हैं, याद कैसे करेंगे, ओ फॉर अंडा, गोल गोल अंडा होता है, तो ओविपेरस जो अंडे देते हैं, ओविपेरस जो बच्चे देते हैं, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। टेस्टिस के बारे में बात कर चुके हैं, ओवरऑल ये बॉडी से बाहर होगा, ठीक है। ये जो पार्ट होता है वो स्ट्रोटम हो गया, ठीक। तो ये थोड़ा सा पता होना। यूरेथ्रा में क्या है, यूरेथ्रा में जो आपका
यूरिन रहेगा वो यहाँ पर स्टोर रहेगा, ठीक है ना। नहीं, यूरेथ्रा में नहीं, यूरिनरी ब्लेडर पे, कहाँ गया, ये यूरिनरी ब्लेडर पे आपका जो है वो स्टोर रहेगा, ठीक है। ओके, फीमेल्स के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, वो पूरा फेलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई इशू होता है तब फिर हम क्या करेंगे, ओवरऑल फर्टिलाइजेशन के लिए वो टेस्ट ट्यूब में करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा उसको इंसर्ट करेंगे। स्पर्म की जो कैपेसिटी होती है ओवरऑल 48 से 72 घंटे की होती है, ठीक है ना। तभी ओवरऑल जैसे वो आती है दैट आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में बोलते हैं फॉर एग्जांपल दी आईपिल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि 72 घंटों के अंदर ले लो उसको। क्यों ले लो, क्योंकि ओवरऑल जो स्पर्म होता है वो बॉडी में 72 घंटे के अंदर 72 घंटे तक ही रहता है, ठीक है। अगर मतलब आफ्टर द कॉपुलेशन उसके बाद नहीं रहता है, तो यानी कि 72 घंटे के अंदर अगर आप टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव है देन इट विल बी ओके, ठीक है। सेल्स के बारे में क्या बात किया, सेल्स के बारे में तो पता ही सारी चीज़ें, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ है बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है। साइटोप्लाज्म रहेगा सेल्स में। सेल थ्योरी किसने दी है, सेल थ्योरी शिंडल एंड शवान ने दी थी, सबसे पहली क्लास में हमने बात किया था इसके बारे में। प्रोकार्योटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात किया था। प्रोकार्योटिक क्या होती है, जो ट्रू सेल नहीं है। यूकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक ट्रू सेल्स होती हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा प्रोकार्योटिक में सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रूकार्योटिक में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ प्रोकार्योटिक, क्योंकि वो आपकी जो इनवर्टिब्रेट्स थे उसमें मिल रही थी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स हेल्प्स इन दी सिंथेसिस ऑफ दी प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो शेयर करता है, यानी कि प्रोडक्शन करता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को क्या बोलते हैं, एटीपी को क्या बोलते हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये क्या है, एटीपी। तो एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है ना। ओके, ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन एटीपी इज फॉर्म्ड बाय द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक शब्द है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी कि अगर कोई सेल है वो खराब हो गई है या फिर बिल्कुल उसका फंक्शन ज़्यादा नहीं है तो खुद को खत्म कर लेती है, दैट इज नोन एज दी एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द वेस्कुलर्स ऑफ द प्लांट सेल्स एंड द फंगल सेल्स दे आर यूजली लार्जर देन दी एनिमल। सिंपल सी बात है, जो प्लांट्स होंगे उनको पानी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, और वो बड़ा भी होता है इन कम्पेयर टू द एनिमल्स, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उनके जो वेस्कुलर सेल्स होंगे, वेस्कुलर्स क्या होंगे, वैक्यूल्स, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसके लिए था, वाटर के लिए, जाइलम जल, और फ्लोएम किसके लिए था, फ्लोएम था हमारा फूड के लिए, ठीक। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताइए आपको। जो एनिमल सेल होगा उसमें सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होगी, सेल वॉल होगी, और सेल वॉल बहुत थिक होगी, ठीक है ना। और ओवरऑल जो वैक्यूल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, वो सेलुलोज इसमें प्रेजेंट होगा, उसमें नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। बस आई थिंक यहाँ से इतना ही है, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, द एंड लिखा होगा कहीं पे, मैंने भूल गया, ये हाँ, ये द एंड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 174 पेज थे टोटल, ठीक है। 150 तक हम कर चुके हैं, बाकी के जो है आगे के वन लाइनर ही हैं सारा कुछ, इसलिए आपको ये बोरिंग लग रहा है, थोड़ा मुझे भी लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट मच बोरिंग। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने इसमें काम ये करना है कि जस्ट ट्राई टू मेक अ नोट, ठीक, एक नोट बनाना है आपको। इसमें 174 पेज थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हार्डली 50-60 पेज हैं इसमें, है ना, 60-70 पेज हैं, वो जल्दी हो जाएगा। 3-4 क्लास में, मैक्सिमम 4 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा हो जाएगा। But what you need to do in this section of the bio, now if you want to secure the maximum marks in the science, ठीक है ना, and I can assure you that you going to have the maximum question in the segment from the science only, ठीक। और साइंस में बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपने क्या करना है, what you need to do, just make a note, separate note, एक A4 साइज पेपर ले लो, ऐसे एक A4 साइज पेपर ले लो ऐसे, ठीक है। और उस A4 साइज पेपर में जितना येलो हाईलाइटेड है, ठीक है, और मैं ये वाला PDF भी शेयर करूंगा जिसमें मैंने ऊपर से पेन से भी लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है ना। सो जस्ट मेक अ सेपरेट नोट वेयर जस्ट कॉपी दिस थिंग जितना येलो हाईलाइटेड है,
ठीक, इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट एट द 11th आवर। और बाकी आफ्टर गोइंग थ्रू द होल पीडीएफ, ठीक है ना, व्हेन यू गोइंग टू अटेम्प्ट दी घटना चक्र, जो घटना चक्र साइंस की मैंने दी हुई है 2024 की, जब उसको अटेम्प्ट करोगे इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। ठीक है, बहुत आपके लिए ईजी रह जाएगा, क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। घटना चक्र कई सारे लोग लगा भी रहे थे ना, कौन लगा रहा था? सुष्निम लगा रही थी क्या? कौन लगा रहा था घटना चक्र? हाँ सर, मैं घटना चैप्टर से भी थोड़ा पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो आपने जब घटना चक्र से साइंस का सेक्शन लगाया तो क्या कुछ क्वेश्चंस मिल रहे थे, आसान लगा आपको? हाँ सर, लाइक थोड़ा वहाँ से रिव्यू करने में बहुत आसान हो रहा था। हाँ, क्योंकि सारा कुछ घटना चक्र से लिया गया इसलिए आपको आसान हो रहा था, है ना? हाँ सर। अच्छा, और किसने घटना चक्र लगाया? दिव्या ने लगाया? यस सर। हाँ, तो आपका क्या फीडबैक रहा घटना चक्र से इसको पढ़ने के बाद? ये बायो वाला खास तौर से आसान हो रहा है। आसान हो रहा है, सब चीज़ें लगभग वही है ना सारी? यस सर। हाँ, रिया आपका घटना चक्र लगाई आपने साइंस की, बायो की भी? जी सर, आप लगाया है। अच्छा, लगाया है, तो कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहाँ से जो मैंने पढ़ाए यहाँ से? ठीक है, और सुना आपका? यस सर। क्वेश्चंस मिले? हाँ सर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस लगाते रहना, इस पीडीएफ को पढ़ते रहना है, बट फॉर द लास्ट मोमेंट रिवीजन 11th आवर के रिवीजन के लिए आपने क्या करना है, जस्ट ट्राई टू मेक अ सेपरेट नोट। ठीक है, इस तरह का एक नोट बना लेना जो येलो हाईलाइटेड है ना, दे आर ऑल द PYQ, इट विल बी ईजी फॉर यू। नहीं बनाते हो देन इट इज़ अप टू यू कि आप रिवाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ अप टू यू, इतना रिटेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दीज आर द थिंग्स। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट टू तो आप पूछ लो, बाकी कल हम फिजिक्स का करेंगे और केमिस्ट्री करेंगे। अच्छा, देख लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने कितने पेजेस हैं, कितना टाइम लगने वाला है हमें। लेट मी गो थ्रू द फिजिक्स। यहाँ फिजिक्स है भी नहीं शायद, ज़्यादा नहीं है उसमें शायद मेरे ख्याल से। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट है आपका? सोचने में कोई डाउट है आपका? किसी का भी कोई डाउट है? केमिस्ट्री में वी हैव नियर अबाउट हाउ मेनी पेजेस वी हैव? 60 पेज वी हैव इन द केमिस्ट्री। ठीक है ना, एंड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द PYQ, इट विल बी इजी फॉर यू देन। ठीक है, सो इन द केमिस्ट्री वी हैव द 60 पेजेस, है ना। और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर इजी कंपेयर टू द बायो, ये तो आपको ही पता है। इन द फिजिक्स वी हैव फिजिक्स में वी हैव 42 पेजेस, यानी कि 40 पेजेस नियर अबाउट दैट। तो फिजिक्स में हमारे पास 40 पेजेस हैं, ठीक है ना, दिस इज ऑल दी PYQs। और केमिस्ट्री में 60 पेजेस यानी 50 पेजेस, यानी ओवरऑल 90 पेजेस हैं हमारे पास। ठीक है ना, अगर हम 3 या 4 क्लास भी डेडिकेट करेंगे इट विल बी इजी फॉर यू। अभी हमारी दिस इज द 10th क्लास ऑफ दी आई थिंक साइंस, दिस इज द 10th क्लास ऑफ द साइंस। सो अभी हमारे पास अभी काफ़ी क्लासेस हैं हमारे पास, एटलीस्ट 10 क्लास है हमारे पास, 9-10 क्लासेस हैं। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा हरी नहीं करेंगे, हम आराम से समझेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे अगर कुछ टाइम बचता है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और बाकी मैंने साइंस की PDF शेयर कर दी थी, बायो वाली। ये जो अपडेटेड PDF है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा मार्किंग की हुई, इसको मैं शेयर कर दूंगा। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस, है ना। इस वाले को शेयर कर दूँगा जिसमें मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, सारी चीज़ों को मैं शेयर कर दूँगा। और केमिस्ट्री वाला भी शेयर कर दूँगा, बायो वाला भी शेयर कर दूँगा, और फिजिक्स वाला भी। ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ के आओ। तो इसके बाद क्या स्टार्ट करें, फिजिक्स की केमिस्ट्री, बताओ भाई। हाँ, फिजिक्स ना, मैं भी ये सोच रहा था क्योंकि ये थ्योरी पार्ट बहुत हो गया, थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा ना। और कोई सजेशन दिव्या? सर फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। और आपका रिया सोचने में आपका कोई बता दो भाई, आप लोग को भी बता दो। ठीक है सर, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि बायो में बहुत थ्योरी पार्ट हो चुका है और केमिस्ट्री में भी थ्योरी आ जाएगी। फिजिक्स में थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा, समझने में इजी रहेगा थोड़ा सा। पर हाँ, प्लीज़ गो थ्रू द बायो, अदरवाइज फिर बायो भूल जाएगी सब, है ना। प्लीज़ गो थ्रू इट। ठीक है, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। आपको कोई डाउट नहीं है, कल मिलते हैं और अच्छे से आप पढ़ाई करिए
एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और बस इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, आप लोग को कंसिस्टेंसी का इशू तो नहीं आता? जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट इसको क्लोज कर दें।